Hola everybody, trying something new. I am Satvik from IIT Delhi, 9 Pointer, Department Engineering Physics, course Electromagnetism, and today our topic will be Faraday's Law. A very important topic and a topic you must pay attention to very much, literally very much. मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मतलब एक्सप्लेन करूंगा, तो होपफुली आपको क्लासेस और इन सब से अच्छा लगे. अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और पढ़ते हैं फेराडेज लॉ. यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है इन नाइन. एक्चुअली ये सब मैंने खुद ने नहीं लिखा है. मैं एक्चुअली ग्रिफिथ जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स उसकी बुक को रेफर करता हूँ. मोस्ट ऑफ द मटेरियल उस बुक से होता है. उसको ही मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज खुद की कुछ थोड़ी लैंग्वेज ऐड करके और उसकी थोड़ी लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है उसके अंदर कॉन्सेप्ट. तो चालू करते हैं. तो उसी में मतलब ये चीज लिखी हुई थी कि इन 1831 माइकल फेराडे रिपोर्टेड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडिंग 3 that are shown below. तो 1831 के अंदर माइकल फेराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट करे और उनके बारे में उन्होंने अपनी किसी पेपर के अंदर रिपोर्ट करा होगा. तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है कि लिटरली दीज 3 कॉज सम सीरियस वायलेंस टू हिस्ट्री. मतलब इन 3 ने मतलब हिस्ट्री बदल के रख दी थी इस टाइप के एक्सपेरिमेंट थे. तो होपफुली आपको मजा आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1 में क्या करा. ही पुल्ड अ लूप ऑफ वायर टू द राइट थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज कांस्टेंट. तो उनको नोटिस हुआ करंट फ्लोड इन द लूप. तो केस 1 तो हमको मोशनल ईएमएफ से ही पता है. सेम वही वाला केस है कि करंट इंड्यूस हुआ. इंटरेस्टिंग है एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट 3. एक्सपेरिमेंट 2 में उन्होंने क्या करा. लूप को तो वहीं पे रखा और जो बार मैग्नेट है जो भी जो था जो मैग्नेटिक फील्ड कॉज कर रहा था जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही थी उसको मूव करा. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ शिफ्ट हुई. तब भी उन्हें लूप के अंदर करंट दिखा. और इंटरेस्टिंगली थर्ड केस के अंदर विथ बोथ द लूप एंड मैग्नेट एट रेस्ट ही चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड. उन्होंने जो फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको चेंज करा. मतलब 8 टेस्ला से 5 टेस्ला फिर 3 टेस्ला 2 टेस्ला कम करा. फिर एक बार ये नोटिस करा कि 2 टेस्ला से 3 फिर 4 फिर 5. ये मतलब बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उन्होंने नोटिस करा. मतलब बहुत कम डीटीडी टाइम में उन्होंने नोटिस करा. तो उनको तब भी दिखा कि भाई करंट फ्लो हो रहा है. तो अब देखते हैं भाई ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है ये. यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है. फॉर इफ द लूप मूव्स, जो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें लूप को मूव कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिएंटेशन में. इट्स द मैग्नेटिक फोर्स दैट सेट्स अप द ईएमएफ. ये हमने मोशन ईएमएफ के पार्ट 1 के अंदर इजीली देखा था कि जो एफ मैग्नेटिक होता है लूप के मोशन के कारण वो ईएमएफ सेट करता है. बट इफ द लूप इज स्टेशनरी द फोर्स कैन नॉट बी मैग्नेटिक. अगर स्टेशनरी है लूप तो फोर्स मैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें क्यू वी क्रॉस बी के टर्म्स आते हैं. और जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वायर वो उसको पुश नहीं करेगी वायर के अलोंग जिससे कोई करंट या फिर चार्ज पाइलिंग हो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो और वो सब हो. तो वो सब तो होगा ही नहीं अगर पुश ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को. तो इन दैट केस व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ. भाई करंट फ्लो हो रहा है तो कोई ईएमएफ तो जनरेट हो ही रही होगी लूप में. तो एक चीज बताओ कि अगर वेलोसिटी है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तुम्हारा ईएमएफ सेटअप कैसे हो रहा है. तो एक क्वेश्चन उठा कि भाई वेलोसिटी तो है नहीं तो कोई ऐसी फील्ड बताओ जो रेस्ट चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगाती हो, उसकी वेलोसिटी पे नॉट डिपेंड नहीं करती हो. तो ऐसा कौन सा फोर्स है. क्यूई. क्यूई के अंदर कहीं वेलोसिटी का टर्म आता है. वेलोसिटी का टर्म ही नहीं आता तो डिपेंड नहीं करती. रेस्ट पे भी होगा तो इनिशियली उसको स्टार्ट कर देगी क्यूई फोर्स लगा के मूव कराना. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है वेल इलेक्ट्रिक फील्ड्स डू. बट वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग फ्रॉम. अरे भाई हमको तो दिख ही नहीं रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहां से रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बताओ. तो फेराडे की ये बहुत मतलब इंजीनियस इंस्पिरेशन. इंजीनियस का मतलब ये होता है कि बहुत ही क्लेवर और बहुत ही इंटेलिजेंट सी इंस्पिरेशन थी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड. उन्होंने ऐसा सोचा, उनकी महानता थी ये सोचने में कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड. क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तो उन्होंने कहा कि जो ईएमएफ होगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये तो ऑब्जर्व करा कि जो ईएमएफ है वो माइनस डी फाई बाई डी टी है. देखो मोशनल ईएमएफ वाले केस में तो हमने प्रूव करा था. ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा कि ईएमएफ जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है. और फिर उन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर, उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ईएमएफ सेटअप हो रहा होगा. तो उन्होंने कहा कि जो ये जो ईएमएफ होगा ये सम
क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि आप ईएमएफ नॉन जीरो है, तो इसका क्लोज लूप इंटीग्रल इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन जीरो होगा, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इसलिए मैं पहले के लेक्चर्स में हमेशा आपने नोटिस करा होगा, मैं कहता था कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द चार्जेस, जो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वो कंजर्वेटिव होती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्रिएट हो रही है, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव होती है। काम मतलब मैकेनिज्म दोनों का सेम रहेगा चार्ज के ऊपर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंजर्वेटिव है एक नॉन कंजर्वेटिव है। और इंपॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंटली, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं ना, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ए से बी, तो उसके अंदर हम सिर्फ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करते हैं। ये डेफिनेशन ही पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसे दी गई है, उसके अंदर सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड होगा। अगर किसी के अंदर नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो डेल्टा वी सिर्फ ई कंजर्वेटिव के लाइन इंटीग्रल से निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे भूल के भी आप इसका इंटीग्रल मत ले लेना, जो ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आगे चलते हैं, तो आगे चले तो इंटीग्रल ई डॉट डीएल माइनस, अब इस केस के अंदर हम एरिया वेक्टर को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इसलिए हमने एरिया को कांस्टेंट रखा और डीबी बाई डी टी लिख दिया इसको। और बाय स्टोक्स थ्योरम मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कर्ल के लिए हम जो थ्योरम निकालते हैं फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपने करा हो तो वहां पे इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व कराऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड को एक बार वापस अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपके दिमाग में आया होगा सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इससे पहले वाले पार्ट में ओरिएंटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स और एम्फेसिस करा था। तो देख लिया, मैं देखो कनेक्टिविटी में पढ़ा रहा हूँ, अब ये मत कहना कि बुरा पढ़ा रहा हूँ। सो जैसे एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर अगर ये मैं मानता हूँ कि अगर कोई बार मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रहा होगा और ये हमारा लूप है जिससे हम बी से खींच रहे हैं, तो आप एक चीज बताओ, जो भी पॉइंट है स्पेस के अंदर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही रहने वाला है, क्योंकि बाहर मैग्नेट मूव तो कर नहीं रहा और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं हम किसी भी तरह किसी मैकेनिज्म से, जैसे 5 टेस्ला से 8 टेस्ला से 10 टेस्ला, वो नहीं कर रहे हैं हम किसी मैकेनिज्म से। तो यहाँ पे सिर्फ लूप इज मूविंग, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो डेल क्रॉस ई होगा ना वो जीरो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगी। इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होती है ना एरिया वेक्टर के चेंज होने से नहीं होती है, जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जनरेट होती है। तो आप कहोगे ईएमएफ, तो मैंने डिस्कस करा तो था कि जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करती है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, तब जो ईएमएफ है वो एफ मैग्नेटिक ही सेट करता है, उसके अंदर इसका रोल नहीं होगा नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जीरो होगी उस केस में। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, मैं बार मैग्नेट को इधर लेके जा रहा हूं, तो आप क्या करिए, 2 पॉइंट कंसिडर करिए इसकी जो लाइन थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उस पे बी और ए। ठीक है, अब जैसे मैं इसको मूव करूंगा तो कुछ देर बाद बी इधर आ जाएगा और ए की पोजीशन बी वाली पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेट इज मूविंग, हाउ इज द फील्ड चेंजिंग हियर, तो लूप इज स्टैटिक, लूप को वहीं रखा हुआ है। तो कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, लेट एट टाइम टी इज इक्वल टू टी बी बी। इस पोजीशन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी, बी बी वेक्टर, जो इससे शो हो रही है। ठीक है, अब जब कुछ देर बाद जब मैग्नेट यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो बड़ी वाली लूप लाइन है ये अब बी से पास करेगी, तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज हो गई। ठीक है, आप देख पा रहे पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल हुआ। तो यहाँ पे जो कॉज ऑफ पीएमएफ है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, 3 में क्या डिफरेंस है। तो इस स्लाइड को एक बार वापस अच्छे से देखना। सो यहाँ पे हम जैसे नोट भी कर रखा है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, देयरफॉर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, जो मेरी नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी। टू सेट तो फर्स्ट केस में टू सेट अप द ईएमएफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी देयर, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स था इसलिए ईएमएफ सेट हो गई। बट इन द सेकंड एंड द थर्ड केस सिंस द लूप इज स्टेशनरी, भाई लूप स्टेशनरी है तो अब वहां पे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि जो यू के कारण लगता है तो वो यूबी 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 ऐसे लग के कैंसिल हो जाता है, तो वहां पे और वो तो ईएमएफ सेट कर भी नहीं सकता है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। सो वही है कि स्टेशनरी है तो देयर विल बी नो एफ मैग्नेटिक, but the magnetic field is changing, therefore an electric field is induced, and that is what sets up the EMF.
different mechanisms to set up the EMF in both the cases, case 1 where the experiment 1 and case 2 experiment 2 and 3, but quite beautifully in all the cases or universally EMF will always be equal to minus d phi by dt. चाहे पहला केस लो चाहे दूसरा केस लो, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 के लिए ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा गया और एक्सपेरिमेंट 1 के लिए मैंने आपको मोशनल ईएमएफ के अंदर ये प्रूव करके दिखा दिया था. तो इजंट इट जस्ट अमेजिंग कि यूनिवर्सली हमको एक फॉर्मूला मिल गया जो ईएमएफ है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, चाहे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे चेंजिंग चाहे एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, चाहे दोनों साथ में चेंज हो रहे हो. दोनों जब साथ में चेंज हो रहे होंगे तो एफ मैग्नेटिक और ई इंड्यूस साथ में मिलके ईएमएफ सेट करेंगे. तो यहाँ पे जैसे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझाना चाहता था, जैसे जो वायर है इसकी ना थिकनेस हम बहुत कम मानते हैं. तो आपको लग रहा होगा जैसे ये जो यू वेक्टर से जा रहा है तो इसके ऊपर यू भी फोर्स लगता होगा, तो ये ऐसे मूव कर जाता है इलेक्ट्रॉन. तो वायर बहुत थिन है तो ये बस मतलब वर्टिकल डायरेक्शन मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए होता है जो हमारा ईएमएफ सेटअप कराना है हमको, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं. अगर आपको ये थोड़ा, अगर जैसे वायर थिक लेंगे तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा. तो अगर आपको इसके बारे में पढ़ना हो तो आप इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो अगर आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं हॉल इफेक्ट. हॉल इफेक्ट अगर आप पढ़ेंगे नेट से तो आपको इसके बारे में क्लियर होगा. सो यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है. आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था फेराडेज लॉ. बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे और हमारे लिए बहुत मतलब अच्छा करके गए. मतलब लगता तो हम सबको यही है कि भाई कौन आया ये दे के चला गया, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज जो हम फोन वोन जो भी चला रहे हैं इन्हीं की सबकी देन है. तो thanks for watching. Scan this QR code to know more about us, the 9-pointer community. Please share and like the video and also subscribe our channel. And please follow us on Instagram and Telegram. Thanks for watching. Thanks a lot and enjoy physics.